हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो यूपीएससी ने इस बार 2023 के मेंस में पूछे थे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग बताऊंगा तो उन फैक्टर्स पर आपको यकीन हो सके कि हाँ, इन फैक्टर्स की मुझे आंसर राइटिंग में ज़रूरत पड़ेगी और आप अपना पूरा एफर्ट फिर उन फैक्टर्स को सीखने में समझने में लगा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम चीज़ों पर यकीन नहीं करते तब तक हम वहाँ अपनी एफर्ट को कैसे लगा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए अभी हम लोग पहले सीरीज में जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस, मेन पर्पस ये है यूपीएससी किस माइंड से, किस नेचर से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है उसे समझना। इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चंस को लेना बेहतर है, तो जिससे कि हमें एक आइडिया लग सकेगा कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके। आप ये चीज़ें देखिए, आप ये चीज़ें गूगल पर भी जाकर देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2023 मेंस के क्वेश्चन सेट्स निकाल कर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब उन पे डिटेलिंग करूँगा, थोड़ी डिटेल में उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो अलग बात होगी और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये जो पार्ट है इसे स्किप ना करूँ। ये भी मैं कर सकता था कि इन क्वेश्चंस को तो चलो ये सोच लूँ कि मैं गूगल पर है ही, तो क्या बातें करूँ इन पर। अरे गूगल पर तो बहुत कुछ है, लेकिन वो तो सिर्फ़ है ना, लेकिन हमें सिर्फ़ है नहीं, उसके बीच में बहुत कुछ है, उसे भी देखना है। और मेरा ये धर्म है कि पहले जब मैं फैक्टर्स पर बात करूँ, आंसर राइटिंग उसे हम लोग सीखना शुरू करें, उससे पहले कम से कम जिसके लिए सीखना है, जिस तरह से सीखना है उसे तो हम लोग देख लें। तो इसीलिए मेरे लिए करना ज़रूरी है, मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। तो पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस देखे थे जो यूपीएससी मेंस 2023 में यूपीएससी ने पूछे हैं हिस्ट्री के। 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं। आज हमें उन 2 क्वेश्चंस को देखना है और ये देखना है कि यूपीएससी किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। अल्टीमेटली ध्यान हमारा वहाँ भी होना चाहिए। पहले तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे, उसके बाद ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से हैं और किस तरह से इस पार्ट पे क्वेश्चंस यूपीएससी डिज़ाइन कर रहा है। इन 3 चीज़ों को जब बारीकी से समझेंगे, तो ना सिर्फ हमारी तैयारी, जो हम तैयारी करेंगे वो पुख्ता होगी, सॉलिड तरीके से होगी, बल्कि जब हम स्किल डेवलपमेंट आंसर राइटिंग के लिए करेंगे, जो हम ये सारा पार्ट स्किल डेवलपमेंट का ही है, प्रोसेस है पूरा, इस जर्नी को हमें सीखना है। तो ये जो जर्नी हम कर रहे हैं, ये भी सॉलिड हो सकेगी। आइए उन 2 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस लिख लूँ। चार क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, 5वां मैं लिख रहा हूँ। What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological
changes influence the Indian society. 250 words, 15 marks. Question number 6. How did the colonial rule affect the tribals in India, and what was the tribal response in the colonial operation? 250 words, 15 marks. आइए जरा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा है यूपीएससी ने? What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society? क्वेश्चन हिस्ट्री की है। सल्टनेट, दिल्ली सल्टनेट पीरियड मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, आपको मालूम होगा। लेकिन डिजाइनिंग देखिए यूपीएससी की, टेक्नोलॉजिकल सल्टनेट पीरियड इंडियन सोसाइटी। कैसे उसने हिस्ट्री के क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया है और सोसाइटी को भी शामिल कर लिया है। मल्टी डायमेंशनल, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है, जिस पर मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। तो देखिए वो क्वेश्चंस भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पूछ रहा है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से स्टडी करना है। और मैंने सिर्फ स्टडी की बात नहीं की है, उससे भी बढ़कर मैंने बात की है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सिर्फ स्टडी नहीं करना है, उसका यूटिलाइजेशन भी सीखना है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को पढ़ने के बाद यूटिलाइज कैसे करते हैं। अल्टीमेटली देखिए आपको यहाँ यूटिलाइज ही तो करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से तो बात बनेगी नहीं। तो देखिए उसके बिना होगा। देखिए तो ये पहले क्वेश्चंस आप समझिए कि मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है पहली बार। तो इसके लिए आपको किस तरह के दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब मैं फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग बताऊँगा तब आप इन क्वेश्चंस को याद करना और आप देखना कि हाँ इसकी ज़रूरत वहाँ पे है कि नहीं। माइन्यूट डिटेल्स, पूरे बिल्कुल माइन्यूट से टॉप डिटेल्स पर हम लोग जाएंगे, माइन्यूट से मेजर पर। कुछ भी आंसर राइटिंग का ऐसा ना छूटे हमसे कि कहीं भी कोई कमी रहे। ऐसा सीखें हम लोग कि कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, हमने अपनी ट्रेनिंग इतनी तगड़ी की है हर एक पार्ट की कि वो मैं बीट नहीं कर पाएगा। हर एक कोर पर ट्रेनिंग करनी है। आइए समझते हैं पूरी तरीके से। और पूछ किस तरीके से, पहले तो देखिए इंटरडिसिप्लिनरी पूछा। अब और चीज़ देखिए क्या कह रहा है, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मेजर चीज़ों पर ध्यान देना है, एक एक शब्द। मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्टनेट पीरियड। और ये कह रहा है कि इसका इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ा, मतलब कि एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है। जो बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्या करेंगे। मैंने ऐसे आंसर्स पढ़े हैं। उन्होंने देखा सल्टनेट पीरियड
तो दिल्ली सल्तनत पे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो सबसे बड़ा संकट आता है क्वेश्चन समझने का ही। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, और ये सच है। तो वो सल्टनेट पीरियड पर लिखना शुरू कर देंगे, या फिर उन्होंने चलो थोड़ा ज़्यादा समझ लिया तो सल्टनेट पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं वो उस पर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ 3 चीज़ जब तक नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। कह रहा है कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, ऐसे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज सल्टनेट पीरियड में जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, इस तरह के ढूंढने हैं, उन्हें बताना है। और फिर बताना ही नहीं है, बताने के बाद उन्होंने कैसे इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है, इसे एक अलग पार्ट में दिखाना है। इस तरीके से इस क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की गई है कि सिर्फ बातें नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी। जैसे मैं जब पढ़ाई की बात करता हूँ, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने उसकी शुरुआत जो की थी कि हम लोग क्या डिज़ाइन किस तरह से स्टडी करेंगे, तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले जो टॉपिक है उसे मैं लाइफ के टर्म में आपको समझाऊंगा। एक कॉमन टर्म में जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ जो है, कि कैसे ये चीज़ें लाइफ में अप्लाई हो रही। इकोनॉमी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं तो कैसे ये इकोनॉमी में अप्लाई हो रही है, वो घटता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है उस तरह से पढ़ने की? ये क्या कह रहा है, आपने पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेकिन अगर आपने उसे जीवन में घटता हुआ नहीं देखा कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं, तो आप इस पार्ट का आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी करो, उसे रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ो, कि अल्टीमेटली जो है वो लाइफ से ही निकल के आया है। हिस्ट्री क्या है? हमारा पास्ट लाइफ वही है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्वेश्चन को समझना। तो मैं इस तरह से इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि यूपीएससी के नेचर को आप समझें। किस माइंड की ज़रूरत है उसको, वो क्या चाहता है आपसे, उस डिमांड को आप समझें। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाउ डिड द colonial rule affect the tribals in India, and what was the tribal response in the colonial operation? कि जो अंग्रेजों का रूल रहा उसने ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया, इंडिया में ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया। अब देखिए, यूपीएससी पहले जो था क्वेश्चन फ्रेम करता था तो वहाँ पे काफ़ी कुछ डायरेक्ट होता था, लेकिन बहुत सालों से, और अब तो बहुत ही ज़्यादा कहिए कंप्लीट तरीके से, वो इस तरह से फ्रेम करने लगा है कि डायरेक्ट चीज़ों से ना के बराबर चाहिए, और अगर चाहिए भी तो एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए। देखिए, वो ये नहीं पूछ रहा है कि ट्राइबल्स के साथ कॉलोनियल्स ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये नहीं पूछ रहा है। जो किया उसका अफ़ेक्ट क्या पड़ा, कैसे अफ़ेक्ट किया, एप्लीकेशन पर पूछ रहा है। और फिर कह रहा है कि ट्राइबल का रिस्पॉन्स क्या था। रिस्पॉन्स क्या था, ये भी नहीं पूछ रहा है कि चलो ट्राइबल्स ने क्या सहा, कैसे सहा, क्या-क्या किया। एक रिस्पॉन्स पूछ रहा है कि किस वे में आपको फ्लो बताना पड़ेगा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स तो चलिए हैं कि वो अभी आप घटता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री तो एक स्टैटिक पार्ट हो चुका है। लेकिन उसमें भी वो इस तरह से पूछ रहा है कि ऐसा लगे कि वो अभी घटने वाला है। कैसे घट रहा है वो रिलेवेंट करके पूछ रहा है, लाइफ के टर्म में ही पूछ रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी। तो जब आप हिस्ट्री तैयार करें अपना, तो इस तरीके से तैयार करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार करें
कि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपने एक टॉपिक पहले तो और ये क्वेश्चंस आपको समझने ज़रूरी हैं कि आप जब तैयारी करो किसी टॉपिक पर, तो तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दिल्ली दिल्ली सल्तनत पे है, तो बस कौन राजा-महाराजा थे, उन्होंने क्या-क्या किया, ये पढ़ के बैठ गए। इससे बात अब बनेगी नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। प्रीलिम्स में तो काम चल जाएगा, लेकिन मेंस में काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? मान लीजिए आपने फैक्ट्स पढ़ा हिस्ट्री का, अब वो एप्लाई कैसे हो रहा है रियल लाइफ में, कैसे एप्ली थोड़ा मतलब डीप में जाके आपको सोचना पड़ेगा और फिर उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से कनेक्ट करना कि इस चीज़ का कहीं कहीं किसी पर इम्पैक्ट भी तो नहीं पड़ रहा है, जो बाकी चीज़ें हैं। यहाँ सोसाइटी की बात की, पॉलिटी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को ढूँढना चीज़ों को, जब हम लोग कैसे तैयार की जाती है टॉपिक्स, वो तो हम लोग गाइडेंस में बात करेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि आंसर राइटिंग के स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो उन फैक्टर्स की जब मैं बात करूँगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आंसर राइटिंग का स्किल सीखने के लिए, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को देखना। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसीलिए इस तरह से बातें की और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं 2023 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन पर मैं बातें करूँ। इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करें नेचर को, ताकि आंसर राइटिंग का स्किल हम लोग पुख्ते तरीके से सीख सकें। ये आंसर राइटिंग ऐसा स्किल है कि आप हल्के तरीके से इसको नहीं सीख सकते। अगर आपने प्रोसेस बाय प्रोसेस एक-एक कदम फूँक कर नहीं रखा, एक-एक कदम सही तरीके से नहीं रखा, तो अगर कदम कहीं भी डगमगाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा आंसर का स्ट्रक्चर गड़बड़ आ जाएगा और फिर मार्किंग अच्छी नहीं होगी। और आंसर राइटिंग ही वो चीज़ है, वो फैक्टर है, जो आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है। दूसरा कोई सहारा नहीं है आपका। आप चाहेंगे कि इसको छोड़कर कोई और आपकी मदद कर देगा, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि मेंस पर पूरी मेरिट लिस्ट में सबसे मेजॉरिटी मेजॉरिटी 1750 नंबर आपका, ये 2025 टोटल होता है 2025 मार्क्स का, उसमें से 1750 मार्क्स सिर्फ मेंस आपको देता है। और मेंस में आप अच्छा स्कोर कर सकें, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने आंसर राइटिंग सीखी है या नहीं ठीक से, यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए, आंसर राइटिंग बहुत तरीके की होती है, स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग लिखते आ रहे हैं। यहाँ भी आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ लिख लोगे और हो सकता है आप कुछ ना कुछ लिख लो। लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, और यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अकॉर्डिंग आप में कैसी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपके आंसर में कितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो मैच्योरिटी दिखाई नहीं दी, तो मार्किंग अच्छी नहीं मिलेगी। और वो मैच्योरिटी दिखाई दे, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग आंसर राइटिंग स्किल को प्रोसेस बाय प्रोसेस कंप्लीट जर्नी के रूप में सीखें। तो फ्रेंड्स, आगे और सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे और फिर फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग पर बात करेंगे। और आंसर राइटिंग तो हमें ऐसा सीखना ही है कि और कुछ हो ना हो, यूपीएससी तो घायल हो जाए और हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।